गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th आज हम पढ़ेंगे कृतिका। हम पढ़े थे सेकंड चैप्टर में हम पेज नंबर 15 तक पढ़ चुके थे। आज हमें पेज नंबर 16 पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर सेकंड मेरे संग की औरतें। और इसमें जो है लेखिका जो है वो बता रही हैं कि मेरे संग की औरतें जो है मेरी नानी जो है किस प्रकार की थी और नानी की उनकी मृत्यु हो चुकी है, नानी के बारे में बताती हैं। और फिर उसके बाद उनकी अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी माँ का विवाह जो हो जाता है। और फिर उनके बाद अपनी दादी के बारे में भी बताती हैं, उनकी दादी जो है वो किस प्रकार की हैं। अब चलिए आज हम पेज नंबर 16 में पढ़ते हैं कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। हम लोग को मतलब अगर हमें प्यार करना, हमें ममता माँ की नहीं मिली और केवल हमें दादी ने प्यार किया और माँ के सिवा सभी घर के सभी सदस्य हमें प्यार करते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी हमें प्यार करते थे। दादी भी करती थी, उनकी जेठानियाँ भी करती थी और उनके साथ उनके हमारे पिताजी भी करते थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया कि ना उन्होंने, लेखिका बताती है कि हमने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह नहीं पाया और ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया और ना हमारे लिए खाना पकाया। जैसे सभी माएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना पकाती हैं, उन्होंने हमारे लिए कभी भी खाना नहीं पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी और वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका घर के काम काजों में उनका मन नहीं लगता था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में जाता था और बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर वे कार्य लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। वे घर के जो सदस्य थे तो ना उन्हें आम औरतों की तरह होने के लिए उनसे अपेक्षा रखते थे और ना ही उन्हें वे नाम रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनसे लोग श्रद्धा करते थे। यह पता नहीं है कि लोग क्यों श्रद्धा उनसे करते थे। साहिबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। मेरी समझ में दो कारण आते हैं कि शायद क्या कारण हो सकते हैं। पहला वे कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला कारण ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अगर कोई भी एक बात बताता तो वो उस बात को अपने अंदर ही रखती थी, दूसरों को वह बात जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। माँ की भूमिका हमारे पिता निभाया करते थे और निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, कोई उनसे ये नहीं पूछता था। और माँ को यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। उसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, और हम जो 3 बहनें लेखक हो गए और मेरा छोटा भाई भी लेखक हो गया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी की ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी
भी थी। उन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। उनकी जो परदादी थी, परदादी कैसी थी, वे सोचा करती थी कि अगर उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ होंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनकी असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतोह का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा और उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके भी दूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कि कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी 2 बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं और पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गाँव गए हुए थे। औरतें सज धज कर जगह बना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत कि जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरों में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि उतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। और खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। और कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ के जैसे ही चोर उनके कमरे में आया, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा कि कौन। तो चोर कहता है, जी मैं चोर, ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। उसने कहा, चोर, मैं चोर हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तो तू मुझे पानी पिला। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। और उसने बोला, जी मैं पानी पिला दूँ, और वो झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। घोर चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग बंधी है। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी। एकदम यकीन ना हुआ कि बुढ़िया जो है भांग, उसको बोलते हैं बुढ़िया, भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन नहीं हुआ कि बुढ़िया जो है भांग भी पीती होगी। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, जल्दी कर भैया। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, अगर तू चोर है तो रहे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो। इस तरह उसने कहा, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी। तो कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। इस तरह दादी ने उसे हड़काया। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? तेरे और भगवान के सिवा में यहाँ पर है ही कौन जो मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया और पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा और कुएं पर देख लिया गया था और चोर जो है पकड़ गया और पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा
पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। उसने आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, पर अब बेटा चाहे तू तो चोरी कर चाहे खेती, अब हम दोनों माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर और चाहे अब तू खेती कर। बेटा बेचारा किसी लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, अपने उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। वे बदस्तूरी रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तो 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारांजो उपन्यास पकड़ा गए, अंडरलाइन कर लीजिए, पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे विराग था। सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। सभी प्राणी जो पिताजी को छोड़कर सभी लोग पलायन मतलब वहाँ से चले जाना, सभी लोग वहाँ से चले गए थे। और मिराक मतलब मुझे पढ़ने का शौक था, पढ़ने का मतलब मानसिक रोग था कि मुझे पढ़ना जो है अच्छा लगता था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर सभी लोग चले गए हैं, तो पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, और नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, मंजुल भगत थी, और घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदल कर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। और दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, तो सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्भ। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इनका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का था चित्रा। वह नहीं लिखती थी, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। और मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें भी लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी भी लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले आ गया, राजीव भी हिंदी में लिखता है।
हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। खैर, मैं अपनी उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम तो शेर तो गैर लेखिका बहने सवा से। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला का बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ भी था और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुटते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबदर खरामा मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थीमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा दिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई और पहले मुझे समझाइयो कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और पिताजी से कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को और ना खुद उन्हें। आखिर उन्हें उसी तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। इसलिए पिताजी ने इस तरह दबाव बनाया। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक उसने नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।